दोस्तों, रद्दी का एक टुकड़ा जिसकी महज जो एक टाइम रहती है ना, एक ड्यूरेशन होता है, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। हम सब क्या करते हैं, पढ़ने के बाद इस रद्दी के टुकड़े को फेंक देते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ये रद्दी के टुकड़े ने कई बच्चियों की लाइफ में उजाला किया। ये हम नहीं कह रहे, हमारे नागपुर शहर में कोई एक व्यक्ति ऐसे है जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। ना सिर्फ करिश्मा कर दिखाया बल्कि अपने बलबूते पर कई तमाम बच्चियों का जो जीवन है उसको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर लेके गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शहर में रोजमर्रा हम कई सारी बातें न्यूज़ अखबार में पढ़ते रहते हैं, जहाँ बेटियों के लिए कई सारी जो घटनाएं हैं, रेप है, शोषण है, ये सुनते हम आते हैं। लेकिन जब इसमें से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती है, ये देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे नागपुर शहर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जहां बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी परवाह के लिए काम किया जा रहा है, तब ये देख करके काफ़ी सुकून मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देखना शुरू कर चुके हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी और मैं हूँ आपके साथ में कीर्ति। दोस्तों, नागेश पाटिल एक ऐसा नाम है जिन्होंने 12 सालों से बच्चियों के विकास के लिए काम किया है। ये बच्चियां यूनियन क्षेत्र से लेकर आई गई है जहां तस्करी और ना जाने कितने सारे अपघात रोजमर्रा बेटियों के साथ होते हैं। इस बीच में नागेश पाटिल सर इन बच्चियों के मसीहा बन करके आए हैं। इस वक्त मैं उन्हीं के साथ में मौजूद हूँ और सर ने ये जो बच्चियों को पढ़ाने का जो जिम्मा है अपने हाथों पर उठाया है। 12-13 सालों से ये काम करते आ रहे हैं। अभी तक कितनी सारी अनगिनत बच्चियों को एजुकेशन दे चुके हैं, वो भी रद्दी के जो पेपर है उसको बेच कर। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें हुई लेकिन बाद में कारोबार बढ़ते गया, आप और हम जुड़ते गए और फिर बन गया एक बहुत छोटा सा प्यारा सा परिवार। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नागेश पाटिल सर। सर स्वागत है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर जैसा कि सभी जानते हैं नागपुर शहर में आपको, मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रही, मेरी खुशनसीबी है और मैंने देखा है, कई सारे अखबार में देखा है, रोज़मर्रा आपकी कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि आपने सोचा है कि बेटियों के लिए आपको कुछ करना है, क्योंकि जहाँ हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, लड़कियों के साथ रोज़मर्रा कुछ ना कुछ अपघात हो रहे हैं, ऐसे में आप मसीहा बन करके आए। क्या एक वो थी दिमाग में कि कुछ करना है मुझे, कुछ तो एक ऐसा हुआ होगा साथ में जिसको देख करके आपको ये प्रेरणा मिली, क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत पहले हम, मेरी दीदी, मैं और एक रामटेके मैडम थी, तो बैठे बैठे हमने ऐसा सोचा कि एक समाज दूसरे समाज को कोई एक महापुरुष के नाम से एक दूसरे को गाली देता है या एक दूसरे को कम समझता है जी। तो मुझे उस ऐसा लगा कि अपन ये राजनीतिक काम या और दूसरा कुछ न करते हुए बेटियों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में बेटियों सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारा 99 में ही 1989 में ऐसा विचार हुआ कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे करके। तो तब हमने 10 बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा लिया था और तब से हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं। तो बीच में फिर हमारे साथ जो 2 लोग जुड़े थे उनका देहांत हो गया और बेटी पढ़ाना हमारा बंद हो गया। पर 2010 में मेरी अकोला में ट्रांसफ़र हुई थी। अच्छा। तो कैसा हो गया था कि मैं जहाँ काम करता था विदर्भ प्रीमियर हाउसिंग सोसाइटी में, मैं अकोला में था तब, तो मेरी यहाँ एक काम करने वाली बाई थी इंगड़े नाम की, वो काम कर रही थी। तो उसकी एक छोटी लड़की थी, तो वो सफाई का काम उसके साथ करती थी। तो मैंने देखा कि वो बेटियों ने तो पढ़ना चाहिए पर वो तो सफाई का काम कर रही। मैंने उसको पूछा कि आप ये सफाई का काम अपने मम्मी के साथ क्यों करती हो? तो वो बोले मैं तो स्कूल जाती हूँ। मैं बोला तुम्हारा नाम लिख के बताओ। उसको नाम भी लिखना नहीं आता था। वो पूछा कौन से क्लास में है? तो बोले मैं 6वीं क्लास में हूँ। अरे मैंने बोला तेरे को तो नाम भी नहीं लिखना, तो 6वीं क्लास में गई कैसी? तो मैं बोले जाती नहीं। बोले मैं अपने मम्मी के साथ ही ये बर्तन साफ करने को, किसी के घर में जो भी ये काम है वो करती हूँ। अच्छा। तो मैं बोला मेरे साथ चलती क्या पढ़ने के लिए? तो वो बोले हाँ आती हूँ। तो मैंने उसको यहाँ लाया, उसको पढ़ाया। उसके बाद में जब वो गाँव गए तो थोड़ी अच्छी बनी। तो वहाँ के लोगों ने मुझे पूछा कि आप भी हमारे बेटियों को लेके जाओ और हमारे बेटियों को आप भी पढ़ाओ। तो मैं वहाँ से कुछ बच्चियों को लेके आया और फिर तब से मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अपन ने बेटियों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब देखा तो बेटी अच्छी पढ़ रही थी, बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपन जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर मुझे वहाँ से ऐसी मेरी शुरुआत हो गई। ये काम वाले बाई की बेटी को पहले मैंने लाया और वहाँ से ऐसा लगा कि एक बेटी पढ़ रही है तो अपन और भी बेटियाँ पढ़ा सकते हैं। उसको देखकर बहुत सारे लोग के दिल में वो प्रेरणा जगी कि नहीं, हमारी बेटियों को भी पढ़ाओ। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अपन अपने से अगर किसी का अच्छा होता है और बेटियों के बारे में होता है तो अपन बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुझे 2 बेटे हैं
तो मेरे दिल में पहले से ही ऐसा इच्छा थी कि मुझे भी बेटियाँ चाहिए। मेरे बहुत शुरू से मेरे मन में यही विचार था। और आज ऐसी देखा कि मेरे को हमारे प्रेरणा स्थान डॉक्टर बाबा अम्बेडकर है, माता रमाई है, सावित्रीबाई फुले है, और आज तो माता रमाई का स्मृति दिन भी है, बहुत अच्छा, यानी दुख की दिन भी है। पर उनके दुख के याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उन्होंने जो अच्छा काम किया उसको हम आगे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो तब से मैंने ये बेटियों को पढ़ाना लिखाना, उनको अपने पैर के ऊपर खड़ा करना, ये मैंने सोचा, और तब से मैं बेटियों के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि बेटी ही देश का भविष्य है, ऐसा मुझे लगता है। सर जैसा कि फ्लैट है ये पूरा, हमने देखा ऊपर से नीचे तक काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं। स्टार्टिंग में जब आप आए होंगे, बच्चियाँ साथ पे रहती होगी, तो समाज में हमारी ऐसे कई बार रहती है कि अरे कितनी सारी लड़कियाँ इसके इधर आ रही, क्या है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें तो आपके साथ भी हुई होगी, ये सब चीज़ों के साथ तो आप भी रूबरू, तो उस चीज़ से आपने कैसे पार पाई? मतलब बहुत एक तरफ अच्छी तो चीज़ हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के जो ताने हैं, और फिर इतना कुछ, कैसे इन सब चीज़ों को आपने झेला, हैंडल किया, क्या बताना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब बेटियां मेरे पास आई, नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ, तो नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ आने से क्या हो गया कि यहाँ के लोग, तो हम यहाँ पे गंगोत्री अपार्टमेंट में रहते थे बंजारी नगर में, तो वो नॉर्थ के इधर की बच्चियाँ देखने में थोड़ा सुंदर थी, गोरी थी, हाइटेड थी, और बहुत दूर से आई थी, और विदर्भ से अलग अलग ज़िले से बच्चियाँ आई थी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि आजकल के ज़माने में बच्चों के नाम से लोग कुछ भी करते हैं और अलग अलग दुर्व्यवहार करते हैं, और बच्चियों को कुछ, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि लोग ऐसा मुझे समझते थे, इसलिए हमारे बच्चियाँ जब स्कूल से आती थी तो हमको साइकिल में उनके हवा छोड़ के रखते थे, नल के ऊपर पानी नहीं भरने देते थे, और बहुत सारे लोग गलत दृष्टिकोण से मेरे तरफ देखते थे। तो फिर भी मेरी बच्चियों ने ऐसा किया कि जो लोग समझते थे उनके लिए उन्होंने एक ऐसा रखा प्लेटफॉर्म कि हम वैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने स्कूल में भी अपना नाम अच्छा किया। हर जगह जाते थे तो वो अपने ही खुद के बारे में से कोई लड़की की तरफ देखने का नहीं, अपनी पढ़ाई की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। और जब स्कूल में अच्छे से अव्वल नंबर से जब आना चालू हो गया, और जब लोगों ने हमारी तरफ देखा साल 2 साल, अरे नहीं यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, जब लोग अपनी तरफ आने वाले आए, पुलिस वाले लोग आए, और भी बाकी डिपार्टमेंट के लोग आना यहाँ पे चालू हो गया, तो उनको लगा कि नहीं, ये अपन जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। तो लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा, और आज इतना बड़ा ये कारवा बढ़ते चला गया। पर शुरू में मुझे ये इस बात की दिक्कत हुई, बच्चों को मैं 2 रुपये किलो वाले चावल खिलाता था, क्योंकि तब अपने पास उतना पैसा भी नहीं था ना, और क्योंकि अभी आज तक अपन गवर्नमेंट का पैसा लिए नहीं, और आगे भी नहीं लेना है, राजनीतिक लोगों की तरफ पैसे के लिए जाना नहीं है। और ये हमने सोचा ही है, जो सर्वसामान्य लोगों की जो ताकत होती है, जो क्रियाशील, दानशील, सज्जनशील जो लोग होते हैं समाज में, अपन समाज को अगर अच्छे नज़र से देखते हैं ना, तो समाज भी अपने तरफ अच्छी नज़र से दिखता है। पॉजिटिव अपनी थिंकिंग अगर अच्छी है तो अपने को समाज बहुत अच्छे से दिखता है, और लोगों को लगता है कि मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाने के बजाय इन जो जिंदा जो लोग हैं उनको ही अपने ये दिए तो उसमें पुण्य मिल सकता है, ऐसा लोगों की धारणा। इसलिए बच्चों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं गई, और लोग भी अपने बच्चियों को अच्छे नज़र से देखते हैं, और अपनी बच्चियाँ भी वैसी नहीं है, आज तक कोई दिक्कत नहीं जाए, इसलिए तो मैं इतनी बच्चियाँ संभाल भी रहा। बहुत सारे लोगों के मन में यही प्रश्न था कि हमसे 2 बच्चियाँ संभालना नहीं होता, और आप इतनी बच्चियाँ संभाल कैसे रहे, और उतने दूर से बच्चियाँ आई तो आपके विश्वास के ऊपर कैसी आई। तो मैं सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा देखता हूँ, बच्ची उसकी सुरक्षा, उसके बाद में उसका एजुकेशन, खाना पीना, उसके बाद में सब कुछ। फर्स्ट नंबर उसकी सुरक्षा और एजुकेशन के बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ। ये दोनों चीज़ें होने के बाद बच्चियाँ जब अव्वल आती है तो लोग देते, पेपर में नाम आता है, बच्चियाँ हंसती खेलती रहती है, तो सब लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग भी इधर यहाँ आते हैं जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई बात की दिक्कत भी नहीं जा रही है इस तरह। पाटिल सर, जैसा कि अखबार की कहानी बड़ी सुनने में आ रही है, अखबार का क्या था? मतलब हमने भी सुना है आपकी स्टोरी में कि आप अखबार को बेचा करते थे, रद्दियाँ कलेक्ट करते थे, फिर उसमें से जो अर्निंग होती थी उससे आप एजुकेशन के लिए लगाते थे, वो थोड़ा हमें बताएं। कैसा है कि हमने पहले दान पारामिता चैरिटेबल नाम की एक संस्था रजिस्टर की, तो उसका अर्थ ये मतलब था कि अपन दान गोड़ा जमा करेंगे। तो आजकल तो ऐसा है कि लोग काय के भी नाम से जमा करते हैं, डोनेशन जमा करते हैं, और इसलिए लोग देना भी पसंद नहीं करते हैं। तो हमने ऐसा सोचा कि ये डोनेशन जमा करेंगे और लोगों को देंगे, तो क्या डोनेशन जमा करेंगे, तो अपने लोगों के घर में रद्दी होती है, और रद्दी का कोई काम नहीं होता है, उसका कोई मोल भी नहीं होता है, और वो लोगों के ऊपर अगर मांगेंगे तो लोग बोलेंगे ये लेके जाओ, होते हैं कितने का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, ज़्यादा 10 रुपये के जी, आज 15 रुपये के जी है ना, तो लोगों के घर में 2-4 के जी रहती है, ऐसे बहुत सारे लोगों से जमा किए तो वो जमा हो जाती है।
तो लोगों को देने में दिक्कत नहीं जाती, और लोगों के घर में जाके हम करते हैं, इसलिए वहाँ पे भी लोगों को दिक्कत, उनको लगता है कि अपना घर का कचरा भी गया, और नहीं ऐसे बेचे तो 10-20 रुपये आएंगे, उसके बदले अपन दिए तो अच्छा। इसलिए हमने वो मन में ही पहले सोच लिए कि अपने को रद्दी जमा कर, रद्दी अपना डोनेशन कलेक्शन करेंगे। और फिर लोग पूछते गए कि ये रद्दी से तुम क्या करते हो, तो हम बोलते कि आप होके आके देखो। जब लोग आके देखते हैं तो उनको पता चलता है, अरे यहाँ पे तो ये इतने से रद्दी से कुछ नहीं होता। फिर लोग हमको हम हेल्प करते हैं, कोई चावल बेचता है, कोई गेहूँ बेचता है, कोई किराना बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, जो लगता है वो सब यहाँ पे फिर ऐसे। हाँ, और क्या हो गया कि बहुत सारे लोग फिर जुड़ते गए, पहले 100 लोग जुड़े, फिर 200 हो गए, ऐसे धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। अरे रद्दी एक को दूसरे को पता चलते गया कि नहीं, ये रद्दी अच्छे काम के लिए जाती है, तो एक दूसरे को लोग बताते गए, और फिर ये रद्दी का कारोबार बढ़ते गया, और फिर रद्दी आती रही, और हम रद्दी बेचते गए, और रद्दी से जो भी पैसा आता था वो बच्चों को हम देते थे। पर अभी थोड़ा कोरोना की वजह से लोगों ने न्यूज़पेपर भी बंद कर दिया, बहुत जगह आजकल सब ऑनलाइन ही देखते हैं, तो बच्चियों को थोड़ा सा रद्दी के बारे में थोड़ा कम होता है। पर रद्दी हमारा मुख्य, मैंने डोनेशन जमा करने का ये काम ही है। रद्दी देई बुद्धि, यही हमारा नाम हमने रखे दी, और रद्दी से हमने शुरू की। उसके बदले हमने सबसे पहले एक कुरदनता हॉस्टल है बुट्टी बोरी में बच्चों का, वहाँ पे हमने 51,000 रुपये दिए थे। और एक बार एक विजया परिवार है वृद्धाश्रम, उसको भी 51,000 रुपये हमने दिए थे, और बाद में फिर अपना ये शुरू किए थे। तभी वो रद्दी का जो भी पैसा आता है, थोड़ा बहुत, पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत आता है, तो वो बच्चों के काम में आता है। हालांकि लोग पूछते हैं, और लोगों के पूछने की वजह से ही फिर बाकी यहाँ आने के बाद पता चलता है नहीं, अपन ने ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पैसा इनको देना चाहिए या ज़्यादा हेल्प करना चाहिए, इसलिए फिर लोग हेल्प करते हैं। ऐसा वो रद्दी की कहानी है। पाटिल साहब, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, जो संसद से लेके पूरे भारत भर में, विश्व भर में एक स्लोगन बन गया, तो वो नारा भी यहीं से निकला था। किस तरह से था आपके दिमाग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे आया? और वही मेरा दूसरा सवाल ये है कि देखा है हमने कि अरुणाचल, मतलब नॉर्थ साइड की जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा ही आपके पास में है, आप उन्हें ज़्यादा ही प्रोटेक्शन करते हैं, तो स्पेशली नॉर्थ की जो बेटियां हैं उनके प्रति आपका इतना संवेदन भाव क्यों रहा अब तक? क्योंकि देखने से वही पता चल रहा है, काफ़ी सारी बच्चियां यहाँ पर जो नॉर्थ साइड की है वो ज़्यादा दिखने पे मिल रही है, क्या बताएंगे? और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा है उस पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ऐसा है कि अपने जो महाराष्ट्र की खासदार पूनम महाजन, वो हर साल बच्चियों को, जो भी NGO ऐसे काम करती है उनको, वो दिल्ली खुद के खासदार फंड से बोलो या जो भी कुछ करती हो सरकारी फंड से, बच्चियों को दिल्ली घुमाने के लिए लेके जाती है। तो उस साल हमने एप्लीकेशन किए थे, तो हमारा नंबर लग गया। बाय द वे 2014 की बात है, हमारा नंबर लग गया। तो उनको उन्होंने हमारी टिकट निकाली, सब बच्चियों के 45 बच्चियाँ गए थे हम दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ थी, विदर्भ की बच्चियाँ थी, तो उन्होंने सबसे पहले उनको दिल्ली घुमाया। दिल्ली घुमाने के बाद अमित शाह जी थे, है जो अभी राजनाथ सिंह है, उनसे हमको मिलाया। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने वहाँ पे अपना डांस का परफॉर्मेंस किया, हमारे बच्चियों ने कुछ कविताएं बोली, जो महाराष्ट्र की बच्ची है उनसे भी वार्तालाप हुआ। तो उनको बहुत, अमित शाह को बहुत अच्छा लगा, और पूनम महाजन को भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोले कि आज बोले अपन पंतप्रधान से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने वहाँ से उनको फ़ोन लगाया, तो उन्होंने भी हमको समय दे दिया कि आ जाओ बोले वहाँ पे संसद भवन। तो फिर हम संसद भवन गए। तो संसद भवन में गए तो हमारी एक बेटी है सृष्टि राउत करके, उन्होंने उनके सामने जब मुलाकात हुई तो एक कविता बोली। वो कविता का ही अर्थ शीर्षक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कविता हमारी दीदी ने दिए थे उनको, उसको निकाल के, तो उन्होंने फिर वो कविता वहाँ पे संसद भवन में बोली सबके सामने। तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, तो पूरे वर्ल्ड में ही वो कविता फेमस हो गई। ऐसा वो उसका वो राज है संसद भवन में। इस तरह से हमको तब से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना आ रहा है। तो एक्चुअली बेटी बचाओ जो लोग काम करते हैं वो करते हैं, पर हमारा बेटी बचाओ का एक एक्चुअली काम आपको ये दिख रहा है, तब से चल ही रहा है। और रही नॉर्थ ईस्ट की बात, तो ये यहाँ पे राजेश जीवन चक्का नाम का एक लड़का था, वो यहाँ पे नागलोक है कामठी रोड पर, वहाँ पे पढ़ता था। उसका ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो कंप्लीट होने से उसकी एक बहन थी सुबिना नाम की। तो सुबिना नाम की उसकी सिस्टर थी। तो उसने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि हमारे गांव में बहुत दिक्कत होती है पढ़ने की, तो मेरी बहन यहाँ पे पढ़ना चाहती है। हमने बोला लैंग्वेज का तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आप बोली इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ाओगे तो पढ़ लेगी। हमने चलो ठीक है। तो हमने उसको इंग्लिश मीडियम में डाला, तो वो भी अच्छी पढ़ी। जब वो गाँव गई तो वहाँ के लोगों ने उसको
पकड़ लिए कहना और बोले कि आप इतनी अच्छी बन गई है, तो ये सब कहाँ पे है, ये संस्था कहाँ पे है, क्या काम करती है, उसने सब कुछ बताया। और राजस्थान उसने भी बताया। तो वो फिर राजेश जीवन चकवा नाम की वजह से वहाँ की लड़कियाँ उनको मिली, फिर उन्होंने इनके बारे में हमारे बारे में बताया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने पूछे कि हम बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ाओगे क्या? तो हमको लगा कि भैया चलो देखते हैं। तो हम इसलिए अरुणाचल गए पहले, शुरू में हम 9 लोग गए। तो बच्चियों के वहाँ पे उनका देखा कि बच्चियाँ 10-10 किलोमीटर पैदल जा रही है। कुछ बच्चियाँ अपने स्कूल बैग अपने दफ्तर में भर रही है, और पानी बहुत था, नीचे में से साइक्लोन आया था, पानी नीचे से बह रहा था। तो हमने सोचा कि नहीं, इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से हमने पहले ही साल सब 26 बच्चियाँ लेके आए, हमारे साथ 26 बच्चियाँ आई पहले ही साल। तब से फिर नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ थोड़ी ज़्यादा थी। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा दिक्कत जाती है कम्युनिकेशन के लिए, फिर भी अभी 10 बच्चियाँ हमारे पास पढ़ रही है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट की बच्चियाँ हैं, और विदर्भ के अलग अलग ज़िले से हम इसकी से पेपर में नहीं दिए कि हमको बच्चियाँ चाहिएगा, बस माउथ पब्लिकेशन चल रहा है। स्कूल में बच्चियाँ जाती है, स्कूल में बच्चियाँ बताती है कि हम वो हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा हमको खाना मिलता है, साइकिल मिलती है जाने आने के लिए, हमारी बहुत देख रेख होती है। और जिनके माता पिता है या जिनके माता पिता नहीं है, जिनको कुछ ना कुछ तो रहती है, चाचा मामा, वो फिर उनको बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है करके। तो फिर यहाँ पे बच्चियाँ इधर के विदर्भ से भी आती है। पेरेंट्स बिल्कुल बिंदास होकर के भेज देते हैं ना। सर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हमारे शहर में, देश में, हर जगह बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं आती जिसमें रेप, यौन उत्पीड़न और शोषण जैसी तमाम घटनाएं हम सुनते रहते हैं। आप इन घटनाओं की किस तरह से निंदा करते हैं, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से नागेश पाटिल बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे और नागेश पाटिल और समाज में कितने लोगों की ऐसी ज़रूरत है ताकि हमारी जो बच्चियां हैं बिंदास होकर के, फ्री होकर के, बिल्कुल निडर होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे? क्योंकि दिन प्रतिदिन तो घटना ऐसी बढ़ रही है जिसकी वजह से माँ बाप बच्चियों को स्कूल भी नहीं पढ़ाना चाह रहे, स्कूलों पे भी, हर कॉलेजों पे, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। किस तरह से आप निंदा करेंगे इस पूरी घटनाओं की? मैं तो सबसे पहले तो निंदा करूँगा ही उनकी वाली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो तो बड़ी दुख की बात है। पर हर माता पिता ने, या जो भी जिनको माता पिता नहीं है, उन्होंने बच्चों के ऊपर संस्कार डालना चाहिए अच्छे। अपने घर में हर चीज़ बच्चों के अगर संस्कार अच्छे से अगर दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे शायद गलत काम तो नहीं कर सकती है। अगर अच्छे संस्कार मिलते हैं बच्चों को, अच्छा पढ़ाए और उनको अपने पैर के ऊपर खड़ा किए, बच्चों माँ बाप अपने परिवार में बच्चों के साथ मिलजुल के अगर रहते हैं, तो शायद बच्चियाँ ऐसे कोई गलत काम नहीं करेंगी। और समाज में तो फिर ऐसे दरिंदे रहे, तो बच्ची को भी ऐसा सक्षम अगर बनाए, अपने सामने भी आए और बच्चियों को अगर सक्षम बनाए, तो बच्चियाँ भी उनका मुकाबला कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप ने, या समाज में जो भी अच्छे काम करते हैं, जिस हमारे जैसे काम करने वाले और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इस समाज में, तो वो लोगों ने भी अगर उनको अच्छा सक्षम बनाए, बच्चों के इस बारे में जन जागृति होती रही कि लड़कियों ने सक्षम बनाए, तो वो अगर एक बच्चे भी एक आदमी को अगर एक झप्पड़ लगा देंगे तो वो चले जाएंगे, वो कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसा तो मेरे को सेल्फ डिफेंस अगर रहेगा ना, तो सब कुछ नहीं होता, फिर सामने वाला भी डर जाता है, ऐसा तो मुझे लगता है। तो ऐसा जो कुछ इन बारे में, बच्चियों के बारे में सोचता है, या माता पिता जिन अपने बच्चियों के बारे में इतना तो भी अगर किए ना, तो ये सब ये गुंडागर्दी करने वाले से लोग कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो सर, सेल्फ डिफेंस बड़ी बच्चियों तक ठीक है, लेकिन आज तो 2 साल, 3 साल, 5 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही है, उन्हें कौन सा सेल्फ डिफेंस हम सिखा सकते हैं? उसके बारे में तो अभी नहीं सोचा हूँ मैंने, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में अपन निंदा करेंगे, उसके बाद उससे उतने दरिंदे जानवर से भी बदतर लोग हैं जिनके बारे में अपन बोल सकते हैं। उनको क्या शब्द भी नहीं है अपने पास बोलने के लिए, पर उनका दिमाग शैतान का दिमाग है, ऐसा लगता है। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हमारी जनता को, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं नागेश पाटिल साहब? मेरा तो यही संदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि दूसरे के बारे में मैं कभी सोचता ही नहीं। अभी जब से ये बच्चियों मेरे पास है, हमारा जो परिवार है वसुंधरा परिवार, NGO वसुंधरा परिवार नाम से, दान परामर्श चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है, लोग इसको जिवाड़ा परिवार बोलते हैं, हम उसको परिवार, क्योंकि यह सब बच्चियाँ मुझे पापा कहती है, इसलिए मैं उनको बेटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माता पिता ने या हर सब बच्चियों ने, जिनको बेटियां है, जिनको नहीं है, उन्होंने भी हर बच्चियों को अपनी बेटी समझे। तो समाज में जितने भी गंदगी है वो भी थोड़ी सी दूर, उनके दिमाग में वही आना चाहिए कि ये बेटी दूसरे की नहीं, ये मेरी खुद की बेटी है। ऐसा अगर सोच लिए
तो ये सब समाज की जो गंदगी है वो ख़त्म हो जाएंगी और समाज में सब अच्छा हरियाली आएंगी, क्योंकि बेटी ही 2 घरों को रोशन करती है। इसलिए बेटी बचना चाहिए। आजकल जो गर्भपात वगैरह जो होता है, बेटियों को कोख में मारा जाता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सब ने सोचना चाहिए कि बेटी ही ये 2 घर की रोशनी, बेटी और बेटे में कुछ फ़र्क नहीं है, बेटी ही सब कुछ अपना है ऐसा, क्योंकि बेटी ही समाज को आगे बढ़ा जा सकती है। देश समाज आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा, देश आगे जाएगा सब हरियाली खुशहाली आ जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, आप सबने देखा, हमने आज आपको रूबरू करवाया नागेश पाटिल साहब से। कई सारी बच्चियां यहाँ पर एजुकेशन ले रही है। आप देख सकते हैं कैमरे की सहायता से कितनी सारी बच्चियां अभी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट है, इसलिए आधी बच्चियां घूमने के लिए और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बाहर गए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ बच्चियाँ मौजूद है, मैं उनका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी, उनसे पूछना चाहूँगी, आपका नाम? जी, मेरा शुभ नाम सृष्टि भीमराव राउत। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे सर के बारे में और अब तक की आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं, जो कि सर काफ़ी आपकी तारीफ़ कर रहे थे, क्या बताना चाहोगे? जी, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में शिवाजी साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ और साथ में मैं एमपीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर भी कर रही हूँ। 9 सालों से मैं यहाँ जिवाला फैमिली में रह रही हूँ। एक्चुअली मेरे पापा नहीं हैं, बट नागेश पाटिल सर मेरे पापा के रूप में मुझे यहाँ पे मिले हैं। हमारी दीदी भी यहाँ पे है, जिनका मीना पाटिल नाम है। जो कुछ भी बोल पा रही हूँ उसका पूरा श्रेय जो है वो आज दीदी को जाता है, क्योंकि ये माइक मेरी फेवरेट चीज़ है। बचपन से मुझे भी इसका बहुत शौक़ है और जो मुझ में टैलेंट्स थे वो दीदी ने परखे हैं। और मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने कविता भी प्रस्तुत की थी, वो भी इतना बड़ा चांस मुझे जिवाला परिवार द्वारा दिया गया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जिवाला परिवार की वजह से हूँ। मैं जिवाला परिवार के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं क्या रहती अगर जिवाला परिवार मुझे एक भगवान के रूप में अगर ना मिलता। पापा हमारी हर ज़िद यहाँ पे पूरी करते हैं, जो कुछ भी हमें लगता है वो यहाँ पे हमें देते हैं। आप जैसे लोग या फिर हमारे यहाँ पे आते हैं अलग अलग लोग और जिवाला परिवार के बारे में जानते हैं और जो भी उनसे बन पाता है वो हेल्प हमें करते हैं। इसी से ही हमारी ये जिवाला फैमिली जो है वो चल रही है। मेरा 10th तक एजुकेशन जो है वो यहाँ पंडित बच्छराज व्यास विद्यालय में हुआ, तो उसका एक छोटा सा संस्कृत श्लोक है जो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी। जी, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। वो ऐसा है कि अल्पानामपि वस्तूनां सव्वन्ति कार्य साधिका, अल्पानामपि वस्तूनां सव्वन्ति कार्य साधिका, तृणै गुणत्व मापन्यै वर्ध्यन्ते मत्तदन्तिनः। उसका अर्थ ऐसा है कि कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर एक हम बड़ी चीज़ बना सकते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते भी है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। मेरा कहना इतना ही है कि आप जैसे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, जिवाला परिवार की समस्याएं जानते हैं और जो भी उनसे बन पाता है वो हमें हेल्प करते हैं और उसी से आज जिवाला परिवार जो है वो चल रहा है। हम सब बच्चियों का जो एजुकेशन है वो हो रहा है। मैं समाज से आज जो भी हमें देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं उन्हें यही अनुरोध करूँगी कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेकर विदर्भ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ पे बच्चियाँ हैं जो क्लास 5th से लेकर जितना एजुकेशन उनको करना है वो लड़कियाँ यहाँ पे है। हर लड़कियाँ अलग अलग फील्ड्स में है और हर बच्चियों में अलग अलग टैलेंट है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोल पाता है, कोई अच्छा डांस करता है या फिर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई एजुकेशन में अच्छा है। हमारे यहाँ पे बच्चियाँ भी ऐसी है कि 90% या फिर मेरिट्स भी आ रही है, तो उन्हें जो कुछ भी मदद लगती है अगर वो समाज से होगी तो हम जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ पाएंगी, आगे बढ़ पाएंगी। हमारी यहाँ की पहली अस्मिता पाटिल करके लड़की है जिसका प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से हुआ। उसको भरतनाट्यम डांस में इंटरेस्ट था तो उसने उसका भरतनाट्यम जो है बीए में कंप्लीट किया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से। उसको पूरी हेल्प जो है वो जिवाला परिवार द्वारा की गई और उसने आगे का उसका एजुकेशन तमिलनाडु में भी कंप्लीट किया और आज उसे एज ए डांस टीचर जॉब लगी है। तो ये सब हमारी जिवाला परिवार के स्पार्क्स है जो पापा और दीदी ने हमें दिए हैं, जो पापा और दीदी ने हमें परखा है। हमारी आखिर एक दीदी है अर्निका चकमा जो अरुणाचल से जब आई थी जब आई थी तब आर्ट्स में 11th 12th होके आई थी। वो यहाँ आने के बाद उसने उसका बीबीए कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया, उसके बाद उसको कैंपस थ्रू जॉब भी लगी है। तो अगर ऐसी लड़की अरुणाचल से आती है, अरुणाचल एक ऐसा एरिया जहाँ पे एज की 13-14 में उनकी शादी की जाती है,
ऐसी लड़कियाँ अगर यहाँ पे आ रही है, पढ़ रही है, साथ में वो माधव विचोरे सर के यहाँ प्रैक्टिस भी करती थी, सीए है वो, और साथ में उसने एमबीए कंप्लीट किया और आज वो जॉब कर रही है। तो ये जिवाला परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मुझे बोलना बहुत पसंद है। और आज माइक भी पसंद है, आप बोलते जाइए। आज माइक भी आया है, थोड़ा सा टाइम का भी है। मैं नहीं तो मैं मतलब बोलना मुझे बहुत पसंद है और मैं 1 घंटा भी बोल सकती हूँ। आगे मीडिया पे जाने के लिए अगर मौका मिले तो जाओगी? हाँ, ज़रूर जाओगी। तो ऐसी हमारी जिवाला फैमिली है जहाँ पे आज तक किसी बात की कमी हमें महसूस नहीं हुई। मुझे एमपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ से जिवाला परिवार से मुझे क्लासेस भी लगा के दी गई है, और हर लड़कियों को लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और फिर वाईफाई की सुविधा या फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स, टैब्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं। और ऐसी लड़कियाँ हम लोग सबसे पहले जो मतलब 3 साल के पहले, कोविड के पहले हम लोग 55 गर्ल्स एंड बॉयज़ रहते थे। उनमें से 10 लड़कियों को जिवाला परिवार ने ऑफ्थेल्मिक ट्रेनिंग दी थी। वो अपना एजुकेशन खुद करके जॉब भी करती थी, इतना काबिल जिवाला परिवार ने उन्हें बनाया था। उसमें बॉयज़ भी थे, बॉयज़ का हॉस्टल भगवान नगर में था। तो ऐसे सब बच्चियाँ हम लोग यहाँ पे रहती है, और अलग अलग बच्चों में अलग अलग टैलेंट है जो शो करने का ये छोटा सा स्टेज हमें यहाँ से दिया गया है। एक बच्ची हमारे यहाँ पे दृष्टि बोधले, जिसका नाम है दृष्टि रंगा, तो उसके मम्मी पापा दोनों अंधे हैं, तो यहाँ से ही उसका एजुकेशन होता है। मतलब ऐसी भी लड़कियाँ हैं हमारे यहाँ पे, और वो आज अच्छा पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जिवाला परिवार जो जब मतलब पहले एक छोटा सा सैपलिंग था, अब एक जिसे हम वटवृक्ष बोलते हैं, उसके रूप में वो प्रतिबिंबित होने जा रहा है। तो आप सभी से अनुरोध करूँगी या समाज से अनुरोध करूँगी कि जो भी आपसे बन पाएगा वो हेल्प हमें करें। हम भी आपके बेहतर भविष्य के लिए कामना करेंगे। और भी बच्चियाँ मेरे साथ इस वक्त है, आपके पास आना चाहूँगी, आपका नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम हर्षदा बहुरूपी। मैं अमरावती में एक छोटा सा गांव है वंडली करके, वहाँ से आई हूँ। बी फार्म सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ और अभी मुझे 3 साल हो गए हैं मैं जिवाड़ा परिवार में रहती हूँ। अच्छा, क्या बताना चाहेंगे सर के बारे में? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बताएं। मतलब लगता तो है नहीं कि हम हॉस्टल में रह रहे हैं, ऐसा लगता है हमारा खुद का घर है और खुद के पापा है। सभी मतलब सिर्फ पापा दीदी नहीं तो हमें, जो हम मराठी में बोलते हैं आजी और आजोबा, दीदी, मम्मी पापा, सब कुछ, सब लोग हमें यहाँ मिल चुके हैं। हमारा परिवार पूरा भरा पूरा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। जैसे दिवाली है तो दिवाली में भी हमें ऐसा लगता नहीं कि हमें घर जाना चाहिए। पापा हमारे के लिए पटाखे खरीद के देते हैं, कपड़े खरीद के देते हैं, सभी जो हमारी बेसिक नीड्स है जैसे एजुकेशन की और बाकी भी जो रहती है, सैनिटरी नैपकिन से लेकर सब कुछ हमें यहाँ पे पापा मतलब ला के देते हैं, सब कुछ पापा प्रोवाइड करते हैं। उनके बारे में एक बात कहूँगी कि उनको इतने सारे पुरस्कार मिल चुके हैं और वो ऐसे इंसान है कि उस चीज़ का उनमें इतना सा भी घमंड नहीं है। हमारे लिए दिन से लेकर रात तक हमारे लिए वो काम करते रहते हैं, बाज़ार में खुद जाते हैं, खुद हमारे लिए वो सब्ज़ी वगैरह ख़रीद के लाते हैं। हर छोटी छोटी चीज़, हमें संडे को कुछ खाना है तो उसका खास ख्याल रखते हैं। सब कुछ अपनी मतलब उनको लगता नहीं कि कोई दूसरी लड़की हमारे यहाँ पे पढ़ाई कर रही या फिर कुछ, वो हमें हमारी खुद की बेटी के समान मतलब ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जिवाड़ा फैमिली जिसके संचालक है नागेश पाटिल सर। कई सारी बच्चियाँ आपने देखा कि यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश की भी कुछ बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहूँगी कैसा रहा एक्सपीरियंस। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम देविका चकमा है। मैं अरुणाचल के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं BBA सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। अभी मुझे 2 साल से मैं जिवाड़ा परिवार में हूँ। क्या बताना चाहेंगे सर के बारे में? कैसा लगता है आप जब सर काफ़ी समाज से जुड़े काम करते हैं, कैसा लगता है अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा नागेश पाटिल सर के साथ में? पहले तो पापा के बारे में जितना बोलो उतना कम है। मैं मतलब बचपन से मेरे पेरेंट्स से दूर रही हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, पर मेरे पापा अलग रहते हैं मतलब हमसे। तो मैं बचपन से मेरे दादाजी के साथ पली बड़ी, मेरे साथ मेरी बहन भी है, हम दोनों रहते इधर। तो मेरा कहना है कि मैं पापा के लिए जितना बोलूँ उतना कम है। पहले जब हम बाहर से मतलब आते से नॉर्थ ईस्ट से आए हैं हम, तो हम कहीं कभी जाते तो हम मतलब चीन
जापान के लोग बोलते, तो कभी कभी उनके सामने मतलब ऐसे मुंह खोलने की इच्छा हो रही थी। फिर बाद में सोचते हैं कि नहीं यार, इनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो एक इंडिया का पार्ट है। तो बाहर जब जाते हैं नॉर्थ के, तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको, है डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। पर तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से हम आए यहाँ के मतलब लग ही नहीं रहा कि हम उधर से आए। यहाँ के बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो मतलब जितना कम बोलो उतना ही पापा के लिए कम है। इतने महान आदमी से मतलब हमारी मुलाकात हुई, तो भगवान जी का भी मतलब कोई संकेत होगा कि बस हमें ही क्यों मिलाया उन्होंने ऐसे। तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो जीवारा परिवार को मेरे साइड से बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा रहेगा, और रहता है, हमेशा रहेगा बस। और इस वक्त सर की जो सिस्टर है वो भी मेरे साथ पर मौजूद है। सर के साथ कदम से कदम मिलाकर कई सालों से खड़े हुए हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे, एक छोटी सी फैमिली है, उसको इतना कुछ आप दोनों भाई बहन मिलकर के इनकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सफ़र बढ़ते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लगता है हमें जीवाला परिवार के साथ काम करना, क्योंकि वो तो काफ़ी समय देता है, मैं इतना नहीं दे पाती हूँ, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना बच्चियों को बनाने का और उनके लाइफ को सपोर्ट करने का काम करती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे सर, इतना काम कर रहे हैं, 10, 12, 15 सालों से लगातार लगे ही हुए हैं, बच्चियों को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं, बच्चियों की आंखों में ही दिख रहा है कि वो कितना चाहती है, पापा पापा कह रहे हैं सर को। आप क्या स्पेशल कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगता है कि नागेश पाटिल सर आपके भैया हैं, ये सोच के कैसा लगता है? गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक अच्छा काम करता है वो, तो किसी को भी ऐसे भाई का लगता है, अभिमान होता है। और भैया के साथ मैं मिलकर काम करती हूँ, तो हम लोग सुनते हैं कि करना चाहिए, पर खुद होकर कोई करता नहीं है। तो हम लोग इसमें भाई और बहन मिलकर ये सब काम कर रहे हैं, तो समाज से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोगों से ही हम लोगों की मुलाकात हुई है। और बच्चियाँ अगर जो कुछ भी चाहती है और जो करना चाहती है, वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। तो उन लोगों के लिए हम मतलब कैसे बोलेंगे हम लोग कि हम लोग नहीं रहने से, पापा और मैं, हम लोग दिल्ली में ही आते हैं, तो उन लोगों को अधूरा लगता है। वो हमारे लाइफ में, हम उनके लाइफ में, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस तरीके का हमारा परिवार है, और उन्हें सारे रिश्ते नाते यहीं पर मिले हैं। और सिक्योरिटी बोलो या हर चीज़ को हम लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। तो ऐसा हम लोगों का जीवाला परिवार है। मेरा नाम अस्मिता पाटिल है, और जीवाला परिवार की मैं पहली लड़की हूँ। शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं 11th 12th पढ़ रही थी साइंस में, और मैं नॉर्मल एक हॉस्टल में रहती थी, और वहाँ पे ये था कि आप 12 बजे के बाद पढ़ाई नहीं कर सकते। और मेरा साइंस था, और दिन भर ट्यूशन, कॉलेज, फिर टाइम नहीं मिलता था मुझे पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैंने सर को बताया, सर भी उस हॉस्टल में थे पहले। तो फिर मैंने सर को बताया, सर ऐसी कंडीशन है, तो मैं अभी यह हॉस्टल छोड़ रही हूँ। तो और मेरे घर की कंडीशन नहीं थी कि मैं हॉस्टल छोड़ के कोई और रूम कर सकूँ, या फिर यहाँ पे नागपुर जैसे शहर में रह सकूँ और पढ़ाई कर सकूँ। तो इतना मतलब जो आर्थिक कंडीशन था, तो वो ख़राब था हमारा। तो ऊपर से मेरी 2-3 बहनें भी साथ में थी। तो फिर ये था कि सर बोले कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम 4-5 लड़कियां हम मिल के, फिर हाँ सर ने हमारा हॉस्टल शुरू किया, जीवाड़ा जिसको बोलते हैं हमने। फिर वहाँ से फिर हमने सर हमको एक बड़े से रूम प्रोवाइड किया, फिर खाना पीना सब कुछ, यहाँ तक का सफ़र। जैसे कि मैंने देखा है कि जीवाड़ा परिवार में जैसे लड़कियाँ आती गई है, और आज जो मुकाम पर पहुँची है जीवाला परिवार, लड़कियाँ जब शुरुआत में आई थी वहाँ पे तो ऐसी थी कि उनको नाम भी उनका मतलब लिखना नहीं आता था, ये कंडीशन थी। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र अगर किसी ने इस मुकाम पे पहुँचा है, तो सबसे बड़ा हाथ सर का और हमारी दीदी का है। एक्चुअली क्या है कि लोगों को एक लड़की या फिर एक बच्चा संभालने में बड़ी दिक्कत आती है आजकल, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतनी सारी लड़की तो बहुत कम है। हम 2-3 साल पहले अरुणाचल की जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं, हम पूरे मिलके 40 से ऊपर लड़कियां और 20-30 से ऊपर लड़के थे। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा परिवार, मतलब ऑलमोस्ट 100 से ऊपर लड़कियां यहाँ से पढ़ के जा चुकी है और कुछ अच्छे मुकाम पे है। तो इसमें पूरा श्रेय जो है वो हमारे दीदी और हमारे सर का है, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना, उनको मतलब एक फोकस में रखना, उनको हर चीज़ एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करना,
ये आम बात नहीं है। अगर कोई 1 लाख की ट्यूशन है वहाँ पे मैं पढ़ नहीं सकती, या फिर मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाऊँगी अगर मैं काबिल नहीं हूँ तो, ये ज़ाहिर सी बात है। लेकिन वो प्रोवाइड करके देना बच्चों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ ट्राई करने के लिए हमारी दीदी, हमारे सर रोज़ जुड़े रहते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में वो खुद पता नहीं ध्यान देते हैं नहीं देते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। और आज इस मुकाम पे उन्हीं की वजह से हैं हम लोग, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जीने वाले लोग, जो मिडिल क्लास लोग फैमिली होती है, वो नहीं लगा सकते, 1 लाख ट्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आज मेरी बहन है यहाँ पे, तो ये मेरी मासी की लड़की है, आप देख सकते हैं 2 या 3 ट्यूशन है उसके, एक 1 लाख की है, एक 50,000 की है। तो आज अगर वो घर पे होती तो शायद उसको ये नहीं मिलती। शायद वो आज जितना बोल सकी है वो दीदी के वजह से है। जो भी है, दीदी ने सपोर्ट किया, उसको जो निखारा है, उसको जो सपोर्ट किया है, तो वो सब कुछ हमारे सर और दीदी की वजह से है। हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ सर की वजह से, दीदी की वजह से है। आज जो भी जीवाड़ा परिवार है उसका पूरा श्रेय दीदी और सर को जाता है। और ऐसी बहुत लड़कियां यहाँ से पढ़ के गई है जो आज मुकाम पे अच्छी है, अच्छा कमा रही है और एक वेल सेटल्ड है। मैं खुद मैं पहली लड़की हूँ, मैंने भरतनाट्यम में ये किया है, ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने तमिलनाडु से किया है। जब मैं बाहर भी पढ़ रही थी, एक होता है कि आप इस हॉस्टल में हो, इस परिवार में हो, तो आपको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन मैं बाहर भी पढ़ी, बाहर स्टेट में गई, फिर भी मुझे यहाँ से सपोर्ट मिला है। पूरा सपोर्ट मुझे यहाँ से मिला है। अगर कोई हॉस्टल वाले होते तो वो बोलते कि आप बाहर गए तो हम क्यों सपोर्ट करें, आप कौन हो हमारे, हम क्यों सपोर्ट करें। लेकिन सर ने और दीदी ने मुझे कभी मतलब ये महसूस नहीं होने दिया कि मतलब मैं कुछ अलग पार्ट हूँ। अभी मैं आती हूँ, मैं अभी डांसर की जॉब करती हूँ और यूपीएससी के लिए, मैं यूपीएससी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी भी। तो अभी भी मुझे सर ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी भी मैं आती हूँ, अभी भी मैं 1 महीना 2 महीना यहाँ रुकती हूँ, जैसे मेरा खुद का घर हो, जैसे मेरी माँ बाप हो। तो ये चीज़ें जो डेवलप्ड हुई है, तो एक क्या बोलते हैं, जो रिलेशन बॉन्डिंग जो बना है हम लोगों में, इसमें सबसे बड़ा योगदान है दीदी का, सर का योगदान है। ताकि वो मतलब मैंने देखा है उनकी आंखों में और उनके व्यवहार में, मैंने देखा है हर गरीब चीज़ को, हर गरीब लड़की को, हर जो पढ़ना चाहती है उसको हर प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी लड़कियाँ जितनी रहती उनको ही हेल्प नहीं करते। आजू बाजू मोहल्ले में जो भी लड़कियां हैं इच्छुक है पढ़ने की, वो आ नहीं सकती, उनकी कोई कंडीशंस होती है कि बाबा नहीं मुझे हॉस्टल में नहीं पढ़ना है, तो सर और दीदी खुद जाके उनके घर में उनको प्रोवाइड करते, वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड करते या फिर उनको ट्यूशन लगा के देते। यहाँ तक कि मतलब जो आप परिवार देख रहे इतना ही नहीं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा जो इस हॉस्टल के बाहर भी है और यहाँ पे भी है। तो क्या बोल सकती हूँ, मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं 12th में थी और मैं ट्यूशन के लिए सर ने मुझे ट्यूशन लगा के दी थी, कमाल चौक में थी। तो हमारा हॉस्टल उस साइड में था, वैशाली नगर में। तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मैं पैदल जाती थी। तो सर ने मुझे देखा 1-2 दिन कि ये साइकिल नहीं है, पैदल जाती है, बहुत लंबा सफ़र है, 1 किलोमीटर का। तो फिर तो मुझे साइकिल नहीं आती थी। तो मैं 12th क्लास में फर्स्ट साइकिल, मैं कभी साइकिल नहीं पकड़ी, बचपन में साइकिल गिरी थी मेरे सर के ऊपर, तो मैंने डर लगता था मुझे। तो फर्स्ट मेरे लाइफ की साइकिल मुझे सर ने सिखाई, दीदी और सर ने बोला कि जाओ, हम दोनों इधर खड़े हैं, जाओ के हाथ से लेके, मतलब खड़े लेके जाओ, वापस लेके आओ। फिर पहली साइकिल इन्होंने मुझे सिखाई है। तो वो एक चीज़ होता है जो माँ बाप से मिलती है, हर वो चीज़ जो माँ बाप से मिलती है वो हमें सर और दीदी से मिली है यहाँ पे। तो मानो कि जो हमारे सेकंड पेरेंट्स जो बोलते हैं, तो यही हमारा सेकंड पेरेंट्स और यही हमारा सेकंड होम है। सर तो दोस्तों, जिनके हौसले हैं पेड़ों की जड़ से भी ज़्यादा जटिल, वो है हमारे नागेश पाटिल। तो ये थे नागेश पाटिल सर, जो कि 12 सालों से बच्चियों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। अब तक काफ़ी काम कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई सारे नेता इनके अधीन है, इनके काम की सराहना करते हैं। साथ ही साथ समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, लड़कियों को पढ़ा रहे, आगे बढ़ा रहे। ऐसी बच्चियाँ हैं जो यहाँ वहाँ से भटकी हुई है अपनी राह से। आजकल हम देख रहे बच्चे भटक जाते, लेकिन ऐसे बीच में नागेश पाटिल काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चियों को, उनके एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं बहुत ही अपने काम में काफ़ी लीन दिखी हमें, बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, लिख रही थी और पढ़ाई कर करके अब तक कई बच्चियों का इन्होंने नाम तो रोशन करवाया ही है, साथ ही साथ उनके भविष्य को भी उज्जवल कराया है। साथ ही नागेश पाटिल सर ने कहा कि देश के अंदर कई ऐसे नागेश पाटिल की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से बच्चियों के साथ
कई सारे दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और न जाने क्या क्या ऐसी घटनाएं हम दिन प्रतिदिन सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो लगता है कि चलो हमारे नागपुर में कुछ अच्छा तो हो रहा है। तो दोस्तों ये थी एक प्यारी सी छोटी सी खास मुलाकात नागेश पाटिल सर के साथ। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ मैं कीर्ति, नागपुर।